प्रोफेसर अनिल राय जी का मेरा परिचय बहुत पुराना है। मैं एमए कर रहा था और हमारे प्रोफेसर साहब बीसीएसई में अपना प्राध्यापन का कार्य करते थे। जब मिलना हुआ और उसके बाद निरंतर मेरा इनसे संबंध बना रहा। संबंध के तहत संवाद भी हुआ, कई बातों को लेकर संवाद भी हुआ, दिशा भी मिली, मार्ग भी दिखाया, कुछ चीज़ें भी बताई। मैं इनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि ये समय समय पर मुझे एक प्रेरणा भी देते हैं, उत्साह भी भरते हैं, क्योंकि उत्साह भरना भी बहुत जरूरी है। जो आदमी उत्साहित होगा वो फिर काम ढूंढेगा, कुछ चीज़ें ढूंढेगा, उसमें लगेगा और अपने आप पे फिर देखेगा कि मेरे गुरु मेरे पे इतना विश्वास कर रहे हैं तो मुझे कुछ करके दिखाना है। तो गुरुओं का विश्वास काम आता है जीवन में। ऐसे हमारे जो अपने विद्यार्थियों के लिए सतत लगातार मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, रास्ता दिखाते हैं, ऐसे प्रोफेसर अनिल राय जी हमारे बीच में हैं। और आज हमारे मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर साहब का जन्म 1963 उत्तर प्रदेश बलिया जिले में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई। छोटा सा परिचय बहुत बड़ा है। मैंने कहा जो मन पे बैठे हैं लोग उनका सबका परिचय बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षिप्त सा परिचय आपके बीच में मैं रखना जरूरी समझता हूं, क्योंकि थोड़ा सा जानकारी आपको हो और फिर आप इनके बारे में जाकर के पढ़ें, देखें। वो विस्तृत परिचय आप पढ़कर अगर देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि पढ़ने की हमारी प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए। तो इसलिए संक्षिप्त परिचय। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया प्रोफेसर साहब ने और एमफिल की, पीएचडी की। 2.5 वर्ष तक दक्षिण एशिया अध्ययन विभाग बीजिंग में, चीन में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज, शहीद सुखदेव कॉलेज और बिजनेस स्टडी की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन रहे। हंसराज कॉलेज, दौलतराम कॉलेज, देशबंधु कॉलेज सब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आते हैं। गवर्निंग बॉडी के ट्रेजरर और सदस्य के रूप में आपने बहुत ही रेखांकित करने वाला काम किया और वहाँ पर अपने सुझावों से, अपने विचारों से कॉलेज को नई दिशा और गति प्रदान की। भारत के कई केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों के अध्ययन मंडल, बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य रहे और अपने वक्तव्य से, अपने विचारों से वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। केवल सदस्य होना एक अलग चीज़ है और वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराना एक अलग चीज़ है। और वो जब बनती है उपस्थिति, जब आप वहाँ पर अपने विचार अच्छे देश और राष्ट्र के हित में आप उन बातों को रखें। निर्गुण काव्य में नारी, आदिकालीन हिंदी साहित्य, अध्ययन की दिशाएं, निबंधों की दुनिया, शिव पूजन साहित्य, चीनी लोक कथाएं, माओं के देश में, स्त्री के हक में कबीर इत्यादि पुस्तकों के साथ ही विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके शोध समय समय पर निरंतर हम सभी को पढ़ने को मिलते हैं और हमारा ज्ञान वर्धन भी करते हैं। हमारे प्रोफेसर साहब वर्तमान में डीन है, दिल्ली विश्वविद्यालय डीन पद पर अपना शोभायमान है, वहाँ पर भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मानविकी में डीन है, मानविकी सामाजिक विज्ञान और हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं और हम सब इनसे समय समय पर व्यक्तिगत रूप से मिलकर फोन द्वारा अनेक माध्यमों से इनसे ज्ञान वर्धन भी करते हैं, शिक्षा भी लेते हैं और अवश्य ही ऐसे प्रोफेसरों का होना हमारे विभाग में हमें गौरवान्वित महसूस करता है। आप हमारे कॉलेज में आए, हमें अच्छा लगा। सर के लिए एक बार तालियां बजाएंगे सब। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ ऐसे प्रोफेसर जी को आए और अपना आज के विषय में वक्तव्य प्रस्तुत करें। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मनोज जी। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई और मित्र प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, मेरे गुरु डॉक्टर रविजेश अवस्थी जी। आपको शायद आश्चर्य भी लग रहा होगा कि शायद अवस्थी जी के और मेरी उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 2-3 साल का फर्क है। मैं बीए फाइनल में विद्यार्थी था
और वो एमए करके हमारे कॉलेज में तदर्थ पद पर पढ़ाने आए थे। तो इस नाते हुए मेरे गुरु हैं और मैं उनका बहुत प्यार पाता रहता हूँ। प्यार की वजह से ही मैं समझता हूँ कि दूसरी बार शायद 2 साल बाद फिर इस सभा कक्ष में विद्यमान हूँ। ये आपका बड़प्पन है सर। इस कॉलेज की बहुत ही ऊर्जावान और सक्रिय प्रोफेसर और प्राचार्य डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी, भाई सुरेंद्र कुमार जी और मेरे शिष्य जैसे डॉक्टर मनोज कैन जी और दूसरी संगोष्ठी के दूसरे सत्र के 2 विद्वान मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी और भाई अनंत विजय जी, और सभागार में उपस्थित मेरे बहुत सारे प्रियजन और छात्रजन और मित्रों। डॉक्टर नवनीश अवस्थी जी ने जो विषय की प्रस्तावना की है उससे विषय का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। अभी तक हम लोग जब हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना की बात करते थे तो भारतेंदु से लेकर के और उत्तर छायावाद तक आते थे, लेकिन उन्होंने जो प्रस्तावना की है मैं भी उस बात का समर्थन करता हूं और मैं मानता हूं कि इस देश में जो 2 बड़े विश्व स्तरीय आंदोलन हुए उनमें भारत का भक्ति आंदोलन और राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आंदोलन, ये 2 बड़े महान आंदोलन इस देश में हुए। बिल्कुल ठीक उन्होंने पालीवाल जी के हवाले से जो विजन दिया राष्ट्रीयता का, वह मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। और पालीवाल जी की ये जो पुस्तक जिसके हवाले से उन्होंने ये संदर्भ दिया, उसको बहुत से लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि तब राष्ट्रीयता का एक नया स्वर और उसका स्वरूप हम सबके समक्ष उपस्थित होता हुआ दिखेगा। मित्रों, हिंदी साहित्य में जो राष्ट्रीय चेतना है वह किसी न किसी रूप में मैं समझता हूँ कि आदिकाल से ही शुरू होती है। मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ भक्ति साहित्य से आदिकाल तक, और डॉक्टर अवस्थी जी ने जो गजनवी और गोरी का जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जाकर के गोरी का वध किया पृथ्वीराज ने, वह भी एक राष्ट्रीय चेतना का स्वर है। और जैसे हमारे शहीद उधम सिंह ने जाके इंग्लैंड में किया, वैसे आप देखिए कि गोरी जाकर के गोरी का वध करके पृथ्वीराज उस तरह की स्थिति कायम करते हैं। तो हमें किसी न किसी रूप में आप देखेंगे कि जो आदिकालीन साहित्य है उसमें भी राष्ट्रीय चेतना के स्वर अनेक स्तरों पर दिखाई पड़ेंगे। जैसे हम भक्ति आंदोलन की जब बात करते हैं तो भक्ति आंदोलन, जैसा कि सर ने कहा कि भक्ति तो भाव है, लेकिन भाव कैसे आंदोलन में परिणत होता है और उसके कितनी परतें होती हैं, कितने सारे लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तब जाकर के उसका जो विस्तृत स्वरूप है वह दिखाई पड़ता है। भक्ति आंदोलन एकहरा नहीं है, आप देखेंगे बहुत सारी उसमें परतें हैं। और वो आंदोलन पैदा कैसे हुआ, भक्ति जो है वह कैसे
समाज का विषय बनती है और व्यापक समाज का विषय बनती है, और वह सबको मुक्त करती है। क्यों? क्योंकि उसमें मुक्ति की आकांक्षा है, समावेशी है, इंक्लूसिव है। इसलिए उसका जो समावेशीपन है वह उसको राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बनाता है। इसलिए जब हम भक्ति साहित्य पर बात करते हैं तो जो हमारे आइकॉन्स हैं, जो हमारे महानायक हैं, जैसे राम का जिक्र किया सबने, कृष्ण का जिक्र किया। कृष्ण को केवल एक प्रेम के आइकॉन के रूप में देखा गया, लेकिन कृष्ण का जो एक दूसरा रूप है, जो धर्म की स्थापना के लिए जो अपना जो कर्म करते हैं, वह कर्म कितना महान है उसको भी देखने की जरूरत है। मित्रों, लोगों ने धर्म की हमारे यहाँ जो व्याख्या की गई, खास करके जो वामपंथी विचारधारा की बात की गई, वो हमारे यहाँ जो धर्म का स्वरूप है उस स्वरूप को बिल्कुल एक तरह से निगेट करता है, उसको बिल्कुल एक तरह से हाशिए पर रखने की कोशिश करता है और उसका एक सांप्रदायिक स्वरूप सामने खड़ा करता है। लेकिन हमारे यहाँ धर्म की बड़ी विशद व्याख्या की गई है कि धारित धर्म, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है, जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ड्यूटीफुलनेस, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वह भी धर्म है। और मैथिली शरण गुप्त ने तो उसकी और भी परिभाषा बदल दी कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी धर्म दंड देना धर्म है। धर्म की एक ये भी परिभाषा है और मैं समझता हूँ कि उस परिभाषा को भी हमें बड़े जोर शोर के साथ उठाने की ज़रूरत है। जो भक्ति आंदोलन है इसको लेकर के हिंदी में बहुत वापो रहा और शुक्ल जी की चर्चा डॉक्टर अवस्थी जी ने की। मित्रों, वह पराजित और हताश मनोवृत्ति का परिचायक नहीं है, उसमें मुक्ति की आकांक्षा है और सबको, इसीलिए भक्ति के आंदोलन का जो मोटो था वह क्या था? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का कोई। ये जो जाति और पाति के जो बंधन थे, इन बंधनों ने ही उस भाव को आंदोलन के रूप में परिणत होने का मौका दिया। इसलिए, और वो जो उसकी इंसाइट है वो हमारे देश की रग-रग में है। इसीलिए हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। सारी धरित्री जो है हमारा परिवार है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है। इसके लिए कहा गया कि ये गणना लघु चेतना वाले लोग करते हैं। इसलिए भक्ति जो है समानता के स्तर पर सबको बराबरी का दर्जा देती है, इसलिए वह एक महान आंदोलन है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आंदोलन कभी समाप्त नहीं होता है। आंदोलन शुरू होता है, क्रांति खत्म हो जाती है, लेकिन आंदोलन चलता रहता है। अभी भी वह आंदोलन किसी न किसी रूप में हमारे यहाँ विद्यमान है। अभी भी लोग अंधविश्वास और पाखंड में फंसे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आसाराम और राम रहीम नहीं बोलते। इसलिए भक्ति आंदोलन सबसे बड़ा जो काम करता है वो पाखंडवाद और आडंबर का विरोध करता है, अंधविश्वास का विरोध करता है। और जैसा कि मुक्तिबोध ने जिस ज्ञानात्मक संवेदन की बात की, उस ज्ञानात्मक संवेदना का विकास भक्ति आंदोलन करता है। तो वह एक तरह का अपना अनूठा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने सबको अपने भीतर समाहित करने की कोशिश की।
गुरु गोविंद सिंह का सबने जिक्र किया, राणा प्रताप का जिक्र किया, इन पर बहुत सी कविताएं लिखी गई और स्वयं गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र के माध्यम से किस तरह से जो मुगल कालीन जो शासन व्यवस्था है, उसका जो अत्याचार है, उसका प्रत्याख्यान किया, ये हम सब जानते हैं। एक और क्रांतिकारी था जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, जिस पर बाकायदे नाटक लिखा गया है, केरल का क्रांतिकारी वेलुथम्पी। दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी बहुत पहले था, शायद अब वो नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब नई शिक्षा नीति हम लोग लागू करेंगे तो मैं अपने विभाग में फिर से उस ग्रंथ को लगवाने के लिए पुरजोर कोशिश करूँगा, ताकि हमारी जो राष्ट्रीय चेतना है उससे जुड़े हुए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने चिंतक और कवि हैं उनके बारे में हम लोग जान सकें। आप जानते हैं कि भक्ति आंदोलन इतना विशाल आंदोलन था और एक ही समय में पूरे देश में फैला हुआ था। लल्लदेश से लेकर के उत्तर पूर्व में शंकर देव तक। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हिंदी साहित्य में जो भारतेंदु के साथ एक तरह से हम देखते हैं कि एक नई तरह की राष्ट्रीय चेतना दिखाई पड़ती है। हालांकि भारतेंदु की रचनाओं में राज प्रशस्ति भी है, लेकिन सवाल ये है कि हम क्या लेना चाहते हैं और क्या छोड़ना चाहते हैं। तो मेरी प्रस्तावना यह है कि राज प्रशस्ति को साइड में छोड़ दीजिए, लेकिन जो उनकी राष्ट्रीय चेतना है उसे ग्रहण कीजिए। और भारत दुर्दशा में उन्होंने कहा था कि देश की जो दुर्वस्था है उस पर रोने का मन करता है और रुलाने का मन करता है। रोवहु सब मिल भारत भाई, सबको मिला करके कहते हैं, सब मिल करके रोवहु सब मिल भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। ये एक जो संवेदनशील कवि है, जो देश की जो दुर्वस्था है उसको देख करके कैसे क्षत विक्षत है, उसकी जो अंतःचेतना है, उस अंतःचेतना में यह जो पीड़ा है, उस पीड़ा के दर्द को, उसके दुख को समझने की जरूरत है। अंग्रेज राज सब सुख साग सबे भारी, लेकिन पै धन विदेश चली जात, यह है अति खुआरी। ये जो हमारा पैसा है, हमारा जो धन है, विदेश जा रहा है। डॉक्टर अवस्थी जी ने पूरा एक चेन बताया कि कैसे हमारे यहाँ आक्रांता आए, और मोहम्मद गौरी ने तो यहाँ तक किया कि हमारी समृद्धि का जो इतना बड़ा प्रतीक था सोमनाथ मंदिर, उसका गेट, उसका फाटक भी सोने का लगा हुआ था, उसको भी उखाड़ के ले गया। तो ये भारत देश की संस्कृति है कि हमने तो दिया ही है दुनिया को, हमने लिया बहुत कम है। और इसकी अनेक अभिव्यक्तियाँ, खास करके जो छायावादी रचनाकार हैं उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। छायावाद का जो साहित्य है, भारतेंदु मंडल के तमाम जो रचनाकार हैं मैं उनको छोड़ रहा हूँ। इसलिए छोड़ रहा हूँ कि समय काफ़ी हो चुका है और हम लोग, मैं समझता हूँ कि 1 से 1.5 घंटे विलंब से चल रहे हैं। तो मैं बीच बीच में बहुत से प्रसंगों को, कवियों को, रचनाओं को छोड़ दूँगा ताकि अपनी बात कुछ मुकम्मल तरीके से कह सकूँगा। महादेव वर्मा, आप जानते हैं कि छायावाद के आधार स्तंभों में थी, लेकिन महादेवी जी की जो रचनाएं हैं उसमें राष्ट्रीयता का स्वर भी मिलता है। अभी तक हम लोगों ने केवल उनकी रहस्यवादी रचनाओं को पढ़ा या वेदना की जो अनुभूति है वही सब पढ़ा है। आह वेदना मिली मिलाई,
या शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं माँ तुम्हारी, या मदिर मदिर मेरे दीपक जल प्रियतम का पथ आलोकित कर, यही सब देखा है। लेकिन उनकी रचनाओं में किस तरह से राष्ट्रीय चेतना के स्वर दिखाई पड़ते हैं, जो प्रथम आयाम है उसमें यामा आता है कि मस्तक देकर आज खरीदेंगे ज्वाला, कृष्ण जी से वंशी में गाते, राम धनुष टंकार बनाते, जिसे बुद्ध ने आंखों में भर बांटी थी अमृत की हाला, मस्तक देकर आज खरीदेंगे ज्वाला। कौन सी ज्वाला खरीदने की बात और मस्तक देकर के बात कर रहे महादेवी, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। वो भारत जननी भारत माता की बात करती हैं और ये महादेवी की आरंभिक कविताएं हैं। वो कहती हैं, अनुरागमयी वरदानमयी भारत जननी भारत माता, सूरज की झाई और किरणों की गूंथी लेकर मालाएं, तेरे पग पूजन को आती सागर लहरों की बालाएं, तू तपोमयी तू सिद्धमयी भारत जननी भारत माता। इस तरह की जो कविताएं आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों को प्रेरित करती थी इस आज़ादी की लड़ाई में गुलामी को उखाड़ने के लिए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में लामबंद करने के लिए इस तरह की कविताओं पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। पंत को भी आप बड़े एक सुकुमार कवि के रूप में, प्रकृति के कवि के रूप में सुना है, पढ़ा है, उसी दृष्टि से तो शायद पढ़ाया ही गया हम लोगों को इसी दृष्टि से। लेकिन उनमें भी जो राष्ट्रीय चेतना है, उसकी हुंकार कैसे दिखाई पड़ती है, वो भी महादेवी जी की तरह कहते हैं कि ज्योति भूमि जय भारत देश, चिर प्रणम्य पुण्यवन्नी, जय गाओ सुरगण। आज अवतरित हुई चेतना भू पर नूतन नव भारत, फिर चिर युगों का तिमिर आवरण, तरुण अरुण सा उदित हुआ प्रदीप्त कर भुवन, सभ्य हुआ अब विश्व सभ्य धरणी का जीवन, आज खुले भारत के संग भूखे जड़ बंधन। ये जो जड़ बंधन है, गुलामी का जो जड़ बंधन है, इस गुलामी के जड़ बंधन को उखाड़ देने के लिए आह्वान कर रहे हैं पंत। इस दृष्टिकोण से भी हमें उन्हें देखने की जरूरत है। जयशंकर प्रसाद कामायनी की व्याख्या, कामायनी में भी आप देखेंगे कैसे वो एक नया रास्ता अपनाते हैं। आप जानते हैं कामायनी किस छंद में लिखी गई है? आल्हा छंद में लिखी गई है। समय नहीं है, मैं उसको गा करके सुना सकता हूँ कि कैसे वाला छंद लिखी गई है। लोक का जो छंद है, उस छंद में छायावादी रचनाकार अपनी इतनी बड़ी रचना, अपनी महान रचना कर रहा था, यह भी देखने की ज़रूरत है। और यह भी हमें देखने की ज़रूरत है कि कैसे वे इच्छा, क्रिया, ज्ञान और कर्म का समन्वय कर एक नई मानवता का संदेश देते हैं, नई मानवता के निर्माण में अपनी वो भूमिका अदा करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ तक कि आप देखें कि 10 मिनट में मैं जल्दी करते हैं। प्रसाद जी कविता से ही नहीं रुकते हैं, फिर नाटक में जाते हैं। और प्रसाद के नाटकों में जो गीत हैं मित्रों, उन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। असली उनकी जो राष्ट्रीय चेतना है वहाँ दिखाई पड़े। चाहे हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये जैसे लगता था कि आज़ादी के दीवानों का जैसे कोई मोटो कविता हो,
उस तरह से यह कविता होती है। और कार्नेलिया क्या कहती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह वह भारतवर्ष देश है जहाँ कोई भी आ सकता है। हमने तो लिया कुछ नहीं है, दिया ही है सब कुछ। यहाँ तक कि उनकी जो बीती विभावरी कविता है, मैं प्रस्तावना करता हूँ कि उस कविता को केवल प्रकृति की कविता मत मानिए। वह जन जागरण की कविता है, जगाने की कविता है। और जो आज़ादी गुलामी की जो अंधेरी रात है, उससे कवि कहता कि अब मुक्त हो, अब हमें उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। यही त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी कहते हैं कि भारत विजय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, गंगा ज्योतिर्जल कण धवल हार। और जो उनकी राम की शक्ति पूजा है मित्रों, वह केवल, कुछ लोगों ने उसको शक्ति का काव्य कहा है, केवल शक्ति की उपासना नहीं है। देखिए कि वो कब लिखी गई थी और क्या केवल उसमें राम और रावण लड़ रहे हैं? ऐसा ही नहीं है। रावण वह शक्ति है जिसको पराजित करते हैं राम। इसको हमें स्वाधीनता आंदोलन से भी जोड़ने की जरूरत है। तमाम रचनाकारों की बात की डॉक्टर अवस्थी जी ने। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी जो रचना है, उनकी जो रचनाशीलता है आज़ादी को लेकर के, और वो जो हमारे देश में जो क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, उनको हम भुला नहीं सकते। चाहे वो वीर सावरकर हों, चाहे भगत सिंह हों, राम प्रसाद बिस्मिल हों। बड़ी प्रसिद्ध रचना है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये उस समय का जज्बा था युवकों का। और आप देखेंगे इतिहास के पन्नों को पलट करके इन क्रांतिकारियों के जीवन को कि कितनी कम उम्र में इन्होंने अपनी जिंदगी होम कर दी देश के लिए। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता आप सब जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। एक महिला, आप कल्पना कर सकते हैं कि पीठ पर अपने छोटे से बच्चे को लिए किस तरह से शत्रु के साथ जूझ रहे। ये संसार के इतिहास में शायद देखने को नहीं मिलेगा, ये भारतवर्ष में देखने को मिलेगा। इसलिए स्त्री विमर्शवादियों को भी ये ज़रूरत इस बात की है कि इस दृष्टि से भी हमारे साहित्य का मूल्यांकन करें। बाल के शर्मा नवीन विप्लव गान लिखते हैं जिसमें कहते हैं कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल बच जाए। और मैं असल में, मेरे पास सामग्री बहुत थी और बहुत लंबा बोलना चाहता था, लेकिन समय की बड़ी सीमा है। और आप देखेंगे कि ये कविता में ही नहीं, नाटक में भी, निबंध में भी, आलोचना में भी और कथा साहित्य में भी आप मैला आंचल के बामन दास को नहीं भूल सकते। वो बामन दास अपढ़ है, लेकिन उसके भीतर एक राष्ट्रीय चेतना है, क्रांतिकारी चेतना है। बीच में गंधी महात्मा भी आते हैं। इसी तरह से हमारे जो कथाकार सम्राट प्रेमचंद हैं, कथा सम्राट, उनके यहाँ भी आप देखेंगे कि तमाम उनके जो उपन्यास हैं, उन उपन्यासों में किस तरह से ये सारी समस्याएं आती हैं। सोहनलाल द्विवेदी एक बड़े सुंदर रचनाकार हुए, बड़ी प्रसिद्ध उनकी कविता है वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। ये कविता मैंने 5वीं क्लास में पढ़ी थी और वो आज तक मेरे मानस में धसी हुई है कि किस तरह से एक बड़े ही लयात्मक ढंग से वे वीरों का आह्वान करते हैं कि देश के लिए हमें किस तरह से मर मिटना है
और उत्तर छायावाद में बहुत से ऐसे रचनाकार हुए हैं, चाहे वो बच्चन, अंचल, नरेंद्र शर्मा को ले लीजिए, और नरेंद्र शर्मा के साथ साथ कवि प्रदीप एक हुए हैं जिन्होंने बड़े ही खूबसूरत गीत लिखे। प्रवासी के गीत नाम से नरेंद्र शर्मा ने भी लिखा, और प्रदीप का बड़ा प्रसिद्ध गीत है जो शहीद हुए हैं उनकी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस तरह के गीत जब उसको गाया था पहली बार लता मंगेशकर ने, तो बहुत से हमारे राजनीति उस पर आहत हुए थे उस गीत को देख करके। और वास्तव में वो गीत आज भी कहीं न कहीं हमें बड़े गहरी आंतरिकता के साथ अंदर से झकझोरता है। तो मित्रों, बहुत सारे और संदर्भ मेरे पास हैं, चाहे वो गिरजा कुमार माथुर का हो हम होंगे कामयाब, या कैदी और कोकिला हो माखनलाल चतुर्वेदी की, और श्रीधर पाठक जैसे तमाम जो रचनाकार हैं उनकी बहुत सी रचनाएं हैं। प्रदीप की एक और कविता बड़ी मशहूर है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो मित्रों, खास करके जो हमारी युवा पीढ़ी है, मैं उससे अक्सर ये कहता हूँ कि देश के लिए जिन लोगों ने बहुत अपने बलिदान दिए हैं उनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। एक बात और मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, उसके बाद में 2 मिनट से मुश्किल से अपनी बात समाप्त कर दूँगा। आज़ादी के समय से खास करके जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था, जिसको 1857 से हम लोग मानते हैं, और बहुत से जो विचारक हैं, मैंने इन्वर्टेड कॉमा में उसको कह रहा हूँ, कि उसको मिटनी माना और गदर कहा उसको। ये इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? वो एक गदर था? गदर नहीं था, वह मुक्ति की आकांक्षा का इतना बड़ा आंदोलन है, उसको गदर कह करके उसका अपमान मत कीजिए। हिंदी से मेरे कुछ पत्रकार मित्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा, क्योंकि अगला सत्र पत्रकारिता से संबंधित है। आप देखेंगे कि भारतेंदु से लेकर के और बहुत बाद तक आगे तक चले जाइए, कितनी पत्रिकाएं हिंदी में निकल रही थी। मेरे पास एक छोटी सूची, बस 1 मिनट में पढ़ के मैं खत्म कर दूंगा। भारतेंदु निकालते हैं कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन काशी से। बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप निकालते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बी निकालते हैं मिर्जापुर से। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण निकालते हैं कानपुर से। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती निकालते हैं इलाहाबाद से। बनारसी दास चतुर्वेदी विशाल भारत निकालते हैं कलकत्ता से। प्रेमचंद माधुरी और लखनऊ और जागरण और हंस काशी से। प्रसाद जी इंदु निकालते थे काशी से। निराला मतवारा निकालते थे कलकत्ता से। महादेवी चांद इलाहाबाद से। हेमचंद जोशी विश्वामित्र कलकत्ता से। माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन इत्यादि मिलकर प्रभा कानपुर से। पद्मलाल पूनालाल बख्शी और भी उनके मंडल के लोग थे इलाहाबाद से, फिर सरस्वती का संपादन करते हैं। इला चंद्र जोशी संगम निकालते हैं इलाहाबाद से। अज्ञेय प्रतीक निकालते हैं इलाहाबाद से, दिल्ली से। बालकृष्ण राव माध्यम निकालते हैं इलाहाबाद से। भैरव प्रसाद गुप्त कहानी निकालते हैं इलाहाबाद से। आरेंद्र शर्मा कल्पना निकालते हैं हैदराबाद से। कृष्णकांत मालवीय और पद्मकांत मालवीय मर्यादा और अभिजो निकालते हैं इलाहाबाद से। दुलारे लाल भार्गव सुधा निकालते हैं। और जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी जैसे लोग नई कविता निकालते हैं। ये तो मैंने संक्षेप में आपको बताया, और बहुत सी पत्रिकाएं हैं, और इन पत्रिकाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में और भारत की जो राष्ट्रीय चेतना है उसको लेकर के। मैं समझता हूँ कि समय की सीमाएं हैं और मैं उसका बहुत सी चीज़ों को रोकने का लोभ संवरण कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे वक्त दिया यहाँ अपनी बातें
शेयर करने के लिए, अपने कुछ जो विचार बिंदु थे उनको रखने के लिए मैं आयोजन समिति, खास करके मैं हिंदुस्तानी एकेडमी और डीएवी कॉलेज का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनिल राय जी। आपने संक्षिप्त समय में विस्तृत जानकारियां हमारे बीच में प्रस्तुत की और भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल के रचनाकारों, जिनमें भारतेंदु जी, प्रसाद जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, कवि प्रदीप, सोनलाल द्विवेदी की रचनाओं के माध्यम से हमारे आज के विषय को व्याख्यात किया, उसकी समीक्षा की। बहुत ही अच्छे शब्दों में हमें और हमारे सभी जो संगोष्ठी में आए सारे अतिथि हैं उनको अपने ज्ञान से लाभान्वित किया। हम आपका अपने कॉलेज की तरफ से और अपने विभाग की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, कुछ सूचनाएं हैं एक दो उससे पहले कि मैं अपने अध्यक्ष वक्तव्य के लिए